हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। फ्रेंड्स, आज मैं 2021 में आई हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूं। इस मूवी को 7.4 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। साथ ही 90% गूगल यूजर ने भी इसे पसंद किया है। इस मूवी में एक प्रेग्नेंट लेडी की कहानी है जिसे किसी वजह से एक गाँव में जाना पड़ता है, जहाँ उसके साथ काफी हॉरिफिक इंसिडेंट्स होते हैं। कुछ आत्माएं उसके बच्चे को भी मारना चाहती हैं। वह खुद को और अपने बच्चे को इन सब से कैसे बचाती है, ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और फिल्म के लास्ट 15 मिनट तो इतना थ्रिल है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। पर सबसे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि बहुत सी व्यूअर्स को नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में उनको पता ही नहीं चल पाता। तो देरी न करते हुए फिल्म शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक औरत को दिखाया जाता है जो बेचारी घबराई हुई गन्ने के खेतों में भाग रही है। इसके बाद वह खेतों के बीचों बीच एक सेंटर पॉइंट पर आ पहुंचती है। वहां पर कुछ बच्चे आकर के इस औरत को चाकू देते हैं और यहाँ पर इस औरत को देखने के बाद हमें ये बात पता चलती है कि यह औरत प्रेग्नेंट है। वह चाकू को लेना नहीं चाहती, पर ना चाहते हुए भी उसका हाथ उस चाकू को ले लेता है और उसके पेट के पास चाकू जाने लगता है, उसके पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए। ऐसा लगता है जैसे कोई अनजान शक्ति उससे ये सब कुछ करवा रही हो, क्योंकि देखकर साफ लगता है कि यह ऐसा कुछ करना नहीं चाहती। पर वह औरत अपने पेट में चाकू स्टेप कर लेती है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है साक्षी को और उसके पति हेमंत को। साक्षी एक एनजीओ में काम करती है। वहाँ वह बच्चों की देखरेख करती है, क्योंकि साक्षी को बच्चों से बहुत प्यार होता है और साक्षी खुद भी 8 मंथ प्रेग्नेंट होती है। साक्षी और हेमंत का एक ड्राइवर होता है कजला। घर आने के बाद कजला साक्षी के होने वाले बच्चे के लिए एक छोटा सा गिफ्ट देता है। रात को साक्षी उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें से एक डॉल निकलती है। खैर, आधी रात को साक्षी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि कुछ गुंडे उसके घर में घुसकर हेमंत को मार रहे हैं। साक्षी उन गुंडों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह गुंडे साक्षी को पकड़ ही लेते हैं। फिर जाते जाते वह गुंडे हेमंत को 24 घंटे का वक्त देते हैं पैसे अरेंज करने के लिए। असल में हेमंत ने एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने सारे पैसे अपने पार्टनर को दिए थे और वो पार्टनर उसे धोखा दे करके भाग गया था। वह पैसे हेमंत ने किसी से कर्ज में लिए थे, इसलिए उस आदमी ने पैसे लेने के लिए हेमंत के पास गुंडे भेज दिए और वह हेमंत को 24 घंटे में पैसे लौटाने को कहते हैं। जिसके बाद दोनों तब तक कहीं दूर चले जाने का सोचते हैं जब तक पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो जाता। फिर उसी वक्त हेमंत कजला को बुला करके अपनी प्रॉब्लम को बताने लगता है। कजला इन दोनों को अपने गाँव में रहने के लिए कहता है, जो शहर से 300 किलोमीटर की दूरी पर था। उस गांव में सिर्फ 5 ही घर थे, जिनमें से 2 कजला के और उसके भाई के ही थे। तब साक्षी और हेमंत भी कजला के साथ गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। काफी देर ट्रैवल करने के बाद वह एक गन्ने के खेत के बीचों बीच पहुंचते हैं। कजला दोनों को एक रास्ता बता करके कहता है कि आप इस रास्ते पर सीधे सीधे जाइए, मैं गाड़ी ठिकाने लगा करके आता हूँ। फिर साक्षी और हेमंत कजला के बताए हुए रास्ते पर जाने लगते हैं और शॉकिंग बात यह है कि यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं था। हेमंत कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना, अब कोई भी हमारे तक नहीं पहुँच पाएगा। कुछ दूर चलने के बाद यह दोनों एक सेंटर पर पहुँचते हैं। वहाँ पर एक पुतला भी लगा हुआ था, जैसा कि खेतों में लगा होता है। यहाँ पर एक नहीं कई रास्ते होते हैं और कोई भी रास्ता स्ट्रेट नहीं था। दोनों कंफ्यूज होकर के वहाँ पर रुक जाते हैं। साक्षी कहती है कि यह पुतला ही हमें डायरेक्शन दिखा रहा है, हमें उस तरफ जाना चाहिए, शायद कजला जी का घर आ जाए। अब साक्षी प्रेग्नेंट होती है, इसलिए थक जाती है, तो हेमंत साक्षी को वहीं पर बिठाकर कजला का घर ढूंढने के लिए चला जाता है। बहुत देर होने के बाद भी हेमंत वापस नहीं आता और देखते ही देखते रात होने लगती है। तो साक्षी परेशान हो जाती है और हेमंत को ढूंढने के लिए उन खेतों में जाने लगती है। उस पुतले के डायरेक्शन को फॉलो करते हुए साक्षी को आगे चलकर एक घर नजर आता है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक औरत है और हेमंत भी वहीं होता है।
इस औरत का नाम भन्नू होता है और यह कजला की वाइफ होती है। साक्षी बहुत डर गई थी, इसलिए हेमंत को देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। हेमंत कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि वहीं पर बैठी रहना, फिर तुम कहाँ चली गई थी। जिसके बाद सब खाना खाने के लिए अंदर जाते हैं। साक्षी हेमंत के साथ खाना खाने के लिए अपनी थाली तैयार करने लगती है, तो भन्नू उसे रोकती है और कहती है कि यहाँ मर्द के खाना खाने के बाद ही औरतें खाती हैं। उसके बाद साक्षी इस घर के बारे में पूछने लगती है। वह पूछती है कि पीछे वाला घर किसका है। भन्नू बताती है कि उसके देवर योगेश्वर का है। कुछ सालों पहले उसके देवर की मौत हो गई थी और तब से उन्होंने उसके कमरे में बंद साक्षी और हेमंत के रहने के लिए ही इस घर को खोला गया है। खाना खाने के बाद कजला और भानु अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद साक्षी हेमंत को बताती है कि भानु की सोच बहुत पुरानी है, पर हेमंत भन्नू की साइड लेता है, जिस पर उन दोनों के बीच एक छोटा सा आर्गुमेंट हो जाता है, क्योंकि साक्षी इस सोच को मानती नहीं। साक्षी का कहना है कि पति और पत्नी दोनों मिल बांट कर खाएं, ये सही है। सुबह होने पर साक्षी देखती है कि भन्नू हेमंत को एक लेप लगा रही थी, क्योंकि गुंडों ने हेमंत को मारा था तो उसे चोट लगी थी। फिर कजला के आने पर हेमंत कजला के साथ खेत देखने के लिए चला जाता है। भन्नू साक्षी से कहने लगती है कि रात को नींद नहीं आई क्या। साक्षी कहती है कि हाँ, नई जगह है ना। फिर भन्नू कहती है कि फिक्र मत करो, कुछ दिनों में आदत पड़ जाएगी। साक्षी कहने लगती है कि आदत क्यों, हम तो यहाँ 2-3 दिन ही रहेंगे, उसके बाद हम अपने घर शहर चले जाएंगे। यह सुनकर भन्नू साक्षी की बात का कुछ भी जवाब नहीं देती है। नहाने के बाद साक्षी टहलते हुए पीछे चली जाती है। वह उस कमरे को खोल देती है। कमरे से बहुत बुरी बदबू आ रही थी और देखने से लग रहा था कि ये कमरा जला हुआ है। मतलब उस कमरे की सारी दीवारें, खिड़कियां सब जली हुई थी। आगे साक्षी देखती है कि उस कमरे के पीछे भी एक रास्ता होता है, जहां से खेत वगैरह देखने के लिए साक्षी आगे चलने लगती है। थोड़ी दूर जाने पर साक्षी को एक कुआं नजर आता है। साक्षी उस कुएं में झांक रही होती है कि तभी वहां हेमंत आ जाता है और उसे डरा देता है। फिर रात होने पर हेमंत साक्षी को कहने लगता है कि यहाँ पर बैठे बैठे तो पैसे का इंतजाम होने से रहा, इसलिए उसको शहर जाना ही होगा। किसी न किसी से तो पैसे उधार मांगने ही पड़ेंगे। कब तक यहाँ पर रहेंगे? यहाँ पर ना तो हॉस्पिटल है और ना ही कोई दुकान है। अब हेमंत शहर जा रहा है। साक्षी यह सुनकर बहुत ही मायूस हो जाती है कि वह उसे अकेले छोड़ करके शहर जा रहा है। अगली सुबह साक्षी को मायूस देखकर भन्नू उसके पास आती है और उसका मन बहलाने के लिए उसे एक कहानी सुनाने लगती है कि किसी गांव में एक हरा भरा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन एक काली नागिन उस पेड़ से लिपट गई, जिसका जहर उस पेड़ में फैलने लगा और पेड़ के फूल पत्ते सब झड़ने लगे और पेड़ सूख गया। उसके बाद जब भी वो कौवा अंडा देती तो वो नागिन उसके अंडे को खा जाती। एक दिन एक नन्ही सी चिड़िया उस पेड़ के पास आई और अपना छोटा सा घोंसला बनाया। उस घोंसले में उसने अपने अंडे दिए। चिड़िया को देखकर कौवे को एक आइडिया आया। उसने अंडों की अदला बदली कर दी। फिर नागिन कौवे के घोंसले में आ करके चिड़िया के अंडे को खा गई, लेकिन कौवा का अंडा तो चिड़िया के घोंसले में पल रहा था। फिर अंडा फूटा और उसमें से कौवा निकला। वो अपने बच्चे को अपने घोंसले में ले आया और फिर हंसी खुशी वो अपनी जिंदगी गुजारने लगे। उसके बाद भानु साक्षी का ख्याल रखने लगती है। ऐसा लगता है जैसे साक्षी की माँ उसके पास हो। वह साक्षी को गांव के गहने पहनाती है, उसके हाथ पैर में टैटू बनाती है। थोड़ी देर के बाद भन्नू वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा पीछे दरवाजे पर छुपा हुआ है। सुबह होने पर साक्षी देखती है कि कमरे में हेमंत नहीं है, वह शहर के लिए निकल चुका है। उसके बाद साक्षी एक औरत को देखती है जो घर के पास में लकड़ियाँ काट रही होती है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें इसी औरत को दिखाया गया था। साक्षी की नज़र उस औरत के पेट पर पड़ती है जहाँ एक कट का मार्क होता है। तभी वहाँ भन्नू आ जाती है और साक्षी को घर के अंदर ले जाती है। अंदर आने के बाद भन्नू साक्षी को बताती है कि उस औरत का नाम रानी है और वह उसके बेटे राजवीर की पत्नी है। जब रानी 8 मंथ प्रेग्नेंट थी तो भन्नू की बात को इग्नोर करते हुए खेतों में गई और वहाँ पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि रानी वहाँ उल्टी पड़ी हुई थी। उसका बच्चा पेट में ही मर चुका था।
भन्नों ने ही पेट काट कर वह बच्चा बाहर निकाला था। बच्चे के खोने के गम में रानी ने बोलना भी बंद कर दिया था और राजवीर बेचारा उदास होकर शहर चला गया। ऐसे बातों ही बातों में रात हो जाती है। फिर भन्नो साक्षी से कहने लगती है कि मैं घर जाकर के काम निपटा करके वापस आती हूँ और फिर रात को तुम्हारे पास ही सोऊंगी। उसी समय रानी बाहर के दरवाजे की कुंडी खटखटाने लगती है। वो अपनी सास को बुला रही होती है। भन्नो और रानी के जाने के बाद साक्षी वहाँ टहलने लगती है। तभी वहाँ एक छोटा बच्चा आकर बार बार कुंडी खटखटाने लगता है। साक्षी उसे देखकर खुश हो जाती है और उस बच्चे से पूछने लगती है कि तुम कहाँ से आए, तुम्हारा घर कहाँ है, क्या नाम है तुम्हारा। और तभी दूसरी तरफ एक और छोटा बच्चा दरवाजे की कुंडी को मारने लगता है। फिर साक्षी को एक और छोटा बच्चा नजर आता है। टोटली साक्षी को 3 बच्चे नजर आते हैं और यह तीनों बच्चे साक्षी के साथ लुका छिपी खेलने लगते हैं। इसी दौरान साक्षी देखती है कि तीनों बच्चे खेलते हुए घर के पीछे चले जाते हैं। वह उनके पीछे वहां जाने लगती है। तभी भानु आ जाती है और वह साक्षी को रोक लेती है। साक्षी उसे बताती है कि अभी यहाँ पर 3 बच्चे आए हुए थे। भानु फौरन उसे लेकर अंदर आ जाती है और दरवाजे खिड़कियां बंद कर देती है। वह साक्षी से कहती है कि तुम उन बच्चों से दूर रहना, तुम उनके पास बिल्कुल मत जाना। पर साक्षी उसे कहती है कि नहीं, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ। लेकिन भानु साक्षी को मना करती है और बहुत डांटती है। रात होने पर साक्षी देखती है कि रात भर भानु सोई नहीं है। वह साक्षी की पहरेदारी कर रही होती है। अगली सुबह दोबारा साक्षी को वह बच्चे नजर आते हैं और लुका छुपी खेलते हुए साक्षी को पीछे की ओर ले जाते हैं। साक्षी जले हुए कमरे के बाहर आती है तो उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें एक लोरी प्ले हो रही थी। साक्षी उस टेप रिकॉर्डर को उठा लेती है और बच्चों को ढूंढने लगती है। तभी वहां भानु आ जाती है। साक्षी के हाथ से वो टेप रिकॉर्डर लेकर खेतों में फेंक देती है और साक्षी को डांटने लगती है कि मैंने कहा था ना उन बच्चों से दूर रहना। उसी रात हेमंत वापस आ जाता है। भन्नु के जाने के बाद साक्षी हेमंत से कहने लगती है कि यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कजला की वाइफ बहुत अजीब बिहेव कर रही है और मुझे 3 बच्चे भी नजर आ रहे हैं। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। साक्षी के बहुत जिद करने के बाद हेमंत मान जाता है। उसी रात दोनों अपने बैग्स लेकर वहां से जाने लगते हैं। वह घर से बाहर निकलती कि उससे पहले ही कजला हेमंत के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और फिर भानु साक्षी को क्लोरोफॉर्म के रुमाल से उसे भी बेहोश कर देती है। उसी बेहोशी की हालत में भानु साक्षी को किसी तांत्रिक के पास ले जाकर पूजा पाठ करवाती है। पूजा पाठ के बाद भानु साक्षी को उसी घर में ला करके बेड पर रस्सियों से बांध देती है और उस वक्त साक्षी को थोड़ा थोड़ा होश होता है। भानु इस घर की कहानी साक्षी को सुनाने लगती है। भानु के 4 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राजवीर और 3 छोटे बेटे। कुछ दिनों के बाद उसने अपने देवर योगेश्वर की शादी सुनैनी नाम की लड़की से करवा दी थी। शादी होने के कुछ दिनों बाद सुनैनी ने उन तीनों छोटे बच्चों को अपने वश में कर लिया। मतलब कि वह 3 बच्चे हमेशा सुनैनी के पास ही रहते हैं, जबकि रियलिटी कुछ और ही थी। सच में तो सुनैनी उन बच्चों को बहुत प्यार करती थी और वह 3 बच्चे भी सुनैनी से बहुत प्यार करते थे। लेकिन भानु ने इसका उल्टा मतलब निकाल लिया था। खैर कुछ महीनों बाद सुनैनी प्रेग्नेंट हुई, लेकिन तब भी वह उन 3 बच्चों से बहुत प्यार किया करती थी। एक दिन भानु ने योगेश्वर को सुनैनी के खिलाफ भड़काया। योगेश्वर को उसे रोकने को कहा। योगेश्वर उसे समझाने लगा कि तुम उन बच्चों से दूर रहो और उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा और फिर सुनैनी ने योगेश्वर को मार दिया। उसके बाद उसने उस कुएं में छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। सुनैनी जाते जाते भानु के 3 बच्चों को भी ले गई। उसके 3 बच्चे भी उसके साथ कुएं में कूद गए। उसके कुछ सालों बाद उन्होंने अपने बड़े बेटे राजवीर की शादी रानी से करवाई और जब रानी 8 महीने की प्रेग्नेंट थी तब रानी को वह 3 बच्चे और सुनैनी दिखाई देने लगे और रानी ने अपना पेट काटकर अपने बच्चे को मार दिया। यही सीन मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। एक्चुअली सुनैनी की आत्मा ने ही उससे ये सब कुछ करवाया था। उसके बाद भानु राजवीर की दूसरी शादी करवाती है और जब
उसकी दूसरी पत्नी प्रेग्नेंट होती है तो 8वें महीने में उसके साथ भी वही होता है जो रानी के साथ हुआ था। इस बार सुनैनी की आत्मा ने बच्चे के साथ साथ उसकी जान भी ले ली। भन्नू ने तीसरी बार भी राजवीर की शादी करवाई तो उस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ। सुनैनी ने उस लड़की को और उसके बच्चे को भी मार दिया। फाइनली भन्नू ने राजवीर की चौथी शादी करवाई और इस बार उसने अपनी बहू और बेटे को शहर में रखा हुआ था। पूजा के दौरान उस तांत्रिक ने कहा कि 3 दिनों तक अगर कोई औरत इस घर में रहे जिसका 8वां महीना चल रहा हो तो इस घर का श्राप खत्म हो सकता है। और लकली साक्षी और हेमंत उनके घर आए और साक्षी भी 8 मंथ प्रेग्नेंट थी। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि शहर में भन्नू की बहू भी प्रेग्नेंट थी, इसलिए भन्नू साक्षी को बलि का बकरा बनाते हुए उससे कहती है कि तुमको किसी भी हालत में 3 रात यहाँ पर रहना होगा और वह अपनी बहू और बेटे को यहाँ पर वापस ले आएगी अगर साक्षी जिंदा बच जाती है तो। भन्नू साक्षी को अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। रात को एक जला हुआ हाथ साक्षी के पेट के पास आता है। सुबह जब साक्षी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पेट पर एक हाथ का निशान है, जिसके बाद बेचारी साक्षी बाहर आकर हेमंत को बुलाने लगती है, लेकिन हेमंत का तो वहां कहीं भी अता पता नहीं था। उसके बाद जब साक्षी घर लौटकर आती है तो उसे वही 3 बच्चे दिखाई देते हैं। वह बच्चे साक्षी से कहते हैं कि हमें तुम्हारी बच्ची के साथ खेलना है, हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। यह देखकर साक्षी बहुत डर जाती है और बाहर खेतों की तरफ जाने लगती है। जब वह खेतों की तरफ जा रही होती है तो उसे वापस वहां 3 बच्चे और सुनैनी की आत्मा नजर आती है। डर के मारे साक्षी अपना रास्ता मोड़ लेती है और चलते चलते वह एक कुएं के पास आती है। यहाँ आकर वो देखती है कि सुनैनी और वह 3 बच्चे इस कुएं में जंप लगा देते हैं। यह देखकर साक्षी बहुत घबरा जाती है और वापस घर की तरफ आ जाती है। इस घर की छत पर चढ़कर साक्षी देखती है कि दूर दूर तक सिर्फ गन्ने के खेत हैं। उसे वह पुतला दिखाई देता है जो उसे आते समय दिखा था। साक्षी उस पुतले के डायरेक्शन में जाती है और वह उस सेंटर फील्ड में पहुंच जाती है जहां से कई सारे रास्ते जा रहे होते हैं। साक्षी हर रास्ते पर जाकर चेक करती है पर उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। वह सारे रास्ते उसी मैदान में आकर के खत्म हो रहे होते हैं। उसे वो रास्ता भी बंद मिलता है जिधर से वो आई थी। बेचारी बहुत देर तक भटकती रहती है पर उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। हारकर साक्षी उस घर की तरफ वापस जाने लगती है कि तभी उसे भानु की आवाज सुनाई देती है। भानु उसे ढूंढ रही थी। वह पीछे वाले कमरे में जाकर के छुप जाती है, लेकिन कजला और भन्नू उसे ढूंढ लेते हैं। वह उसे दरवाजा खोलने को कहते हैं। फिर दोनों किसी भी तरह से दरवाजा खोलकर साक्षी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि यह सब साक्षी का इल्यूजन था, मतलब कि भ्रम था। खैर साक्षी हार नहीं मानती। वह एक कपड़े के ऊपर इस एरिया का नक्शा ड्रॉ करती है और रात भर उस नक्शे के अकॉर्डिंग उस रास्ते पर जा जाकर बाहर का रास्ता ढूंढती है। लेकिन वह जिस रास्ते पर भी जाती वह सामने से बंद होता है और सभी रास्ते उसी घर की तरफ पहुंचाते हैं। फिर एक जगह थक करके वो सो जाती है। सुबह उठने पर उसे भूख लगती है तो वह खाना ढूंढ करके खाती है, जिसके बाद उसे सुनैनी की कहानी नजर आने लगती है। वो उन 3 बच्चों से बहुत प्यार करती थी और वह बच्चे भी उसे बहुत प्यार करते थे। हमेशा ये चारों लुका छिपी खेला करते थे। एक दिन भन्नू ने योगेश्वर को बहुत भड़काया तो वो सुनैनी को मारने पीटने लगा। तभी वहां तीनों बच्चे आकर सुनैनी को बचाने की कोशिश करने लगे और उन्होंने सुनैनी के हाथ में एक चाकू पकड़ाया अपनी रक्षा के लिए। और जब योगेश्वर सुनैनी को पकड़ने के लिए आगे आया तो उसका पैर फिसल गया और वह उस चाकू के ऊपर गिर जाता है। वहीं पर योगेश्वर की मौत हो जाती है और तभी वहां भन्नू आ जाती है। भन्नू समझती है कि सुनैनी ने उसके देवर को मार दिया। उसके बाद साक्षी रानी को देखती है जो अपना पेट काटकर उस बच्चे को मार देती है। बेचारी साक्षी डर के मारे उस घर में वापस आ जाती है। घर में आने के बाद देखते ही देखते साक्षी का पेट जलने लगता है। बेचारी दर्द से तड़पने लगती है और उसी हालत में साक्षी एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है। तभी वहां 3 बच्चे आ जाते हैं। वो बच्चे
साक्षी की बच्ची को देखकर कहने लगते हैं कि हम तीनों इस बच्ची की देख रेख करेंगे और इसके साथ खेलेंगे। और वहीं पर हम सुनैनी को भी देखते हैं जो पूरी तरह से जली हुई होती है। फिर जब साक्षी को होश आता है तो वह देखती है कि उसके पास उसकी बच्ची नहीं होती। साक्षी अपनी बच्ची को ढूंढते हुए बाहर जाती है, तभी भानु उसे रोक देती है। साक्षी देखती है कि भानु का बड़ा बेटा राजवीर उसकी छोटी सी बच्ची को कुएं में उसके सामने ही फेंक देता है। उसके बाद जब साक्षी धीरे धीरे उस कुएं के पास जाती है तो वह देखती है कि उस कुएं में बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियां होती हैं। यह देख करके साक्षी अपना पेट पकड़कर रोने लगती है, पर थोड़ी देर बाद ही उसे पता चलता है कि यह भी उसका एक भ्रम था। साक्षी का बच्चा अभी भी उसके कोख में ही था। उसके बाद जब वह उस सेंटर फील्ड में जाती है तो वहाँ वह तीनों बच्चे आ जाते हैं और उसके सामने जली हुई सुनैनी भी आ जाती है। वह तीन बच्चे साक्षी के हाथ में चाकू थमा देते हैं और साक्षी ना चाहते हुए भी चाकू को अपने पेट के पास ले जाने लगती है। मतलब सुनैनी की आत्मा साक्षी से वह सब कुछ करवा रही होती है। जब चाकू फाइनली बिल्कुल पेट के पास आ जाता है तो यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। दूसरे सीन में जब कजला, हेमंत और भानु साक्षी के पास आते हैं तो साक्षी को सही सलामत देखते हैं और यहीं पर मूवी का असली सस्पेंस रिवील होता है। जब सुनैनी साक्षी के बच्चे को मारने वाली होती है तब साक्षी सुनैनी से कहती है कि वह किसी भी तरह से सुनैनी को इंसाफ दिलवाएगी। उस पर भरोसा करने को कहती है। वह उसे कहती है कि वह दुनिया के सामने सुनैनी की कहानी को रखेगी। तब जाकर सुनैनी साक्षी और उसके बच्चे को छोड़ देती है। जब सुनैनी 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी तब भानु ने उसे कजला और अपने बेटे राजवीर के साथ मिलकर जिंदा जला दिया था और उसी जली हुई हालत में उसने एक बेटी को जन्म दिया था। तब सुनैनी के पास कोई नहीं आया सिवाय उन 3 बच्चों के। उसके बाद भानु और उसके बेटे राजवीर ने सुनैनी की बेटी को उस कुएं में फेंक दिया बलिदान के लिए, ताकि उस साल उनकी फसल अच्छी हो। उसके बाद सुनैनी भी उस कुएं में कूद गई। अपनी छोटी माँ और बहन को बचाने के लिए वह तीनों बच्चे भी कुएं में कूद गए। और जब भानु ने अपने बड़े बेटे राजवीर की शादी करवाई तो सुनैनी की आत्मा ये चाहती थी कि इनका वंश आगे न बढ़े। इसलिए सुनैनी की आत्मा ने उन लड़कियों के कोख में जो बच्चे थे उनको मारती थी, उन लड़कियों को नहीं। रानी ने खुद ब खुद अपना मुंह बंद कर लिया था, इसलिए उसे कजला और राजवीर ने नहीं मारा। बाकी की दोनों लड़कियों को उसके पति राजवीर ने ही मारा था, ताकि वो किसी को भी इनकी सच्चाई ना बता सके, क्योंकि ये लोग अपनी अच्छी फसल के लिए छोटी छोटी बच्चियों की बलि देते थे। इन लोगों का मानना यही था कि लड़कों से ही वंश आगे बढ़ता है। इसके बाद यहाँ पर एक और सस्पेंस रिवील होता है कि हेमंत ही राजवीर है। हेमंत ने उन सारी औरतों को, सुनैनी को और उसकी बच्ची को मारा था। इसके बाद जब साक्षी वहां से जा रही होती है तो राजवीर चाकू लेकर साक्षी को भी मारने को आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से रानी आकर राजवीर, कजला, भानु को मार देती है। और मूवी में एक मैसेज दिखाया जाता है कि आज भी कुछ गाँव में रीति रिवाज के नाम पे कन्या भ्रूण हत्या की जाती है और यह एक बहुत ही सीरियस क्राइम है। जिसके बाद साक्षी को दिखाया जाता है जो उसी सेंटर फील्ड में आकर के रुक जाती है, क्योंकि उसे बाहर जाने का रास्ता तो पता ही नहीं होता। तब वह तीनों बच्चे उसे रास्ता दिखाते हैं। वह उस रास्ते पर जाने लगती है तो रानी भी उसके साथ मिल जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।